एक दुकानदार माल खरीदते समय धोखे से 10% की बचत कर लेता है तथा फिर उसे बेचते समय 10% लाभ कमा लेता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, ये एक ऐसा ही सवाल है जिसके ऊपर मैंने पूरी ऑपरेशन वाली वीडियो बनाई थी। इस वीडियो से पहले जो मैंने वीडियो बनाई हुई है वो ऑपरेशन वाली वीडियो है। अगर वो किसी बच्चे ने देखी है तो वो आंसर बता देगा कि सर इस सवाल का आंसर आएगा 21%। उसको कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है जिस बच्चे ने वो वीडियो ना देखी हो, ऑपरेशन वाली वीडियो, वो बच्चे कह सकते हैं कि सर इसका आंसर तो हम बताएंगे 22 सही 2/9% होगा। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन अगर है किसी बच्चे को तो मैं कहूँगा कि पहले वो ऑपरेशन वाली वीडियो जा कर के देखे और फिर बताएं कि इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है। बहुत से मतभेद हैं तो उसको देखने के बाद मतभेद दूर हो जाएंगे। देखिए, जो ये सवाल है इस सवाल को मैं 4 तरीके से कराऊंगा। ठीक है, ये सवाल जितना अलग है, जितना इसने परेशान किया हुआ लोगों को, उतने ही ज़्यादा इसके सॉल्यूशन है। इस सवाल को मैं 4 तरीके से कराऊंगा और जो चौथा तरीका होगा, जो मैंने बताया था पिछली वीडियोस में, बेईमान दुकानदार का जो मैंने कंसेप्ट कराया था, उसमें मैंने बताया था कि एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा तरीका जिससे सारे सवाल हो जाएंगे। तो वो जो चौथा मैं तरीका बताऊंगा वो उस एक तरीके से करेंगे और फिर बाकी सभी सवालों को उस एक तरीके से हम सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट बात और है, मैं बोलूंगा, आप लोगों को ध्यान से सुननी है। जो यहाँ सवाल में पहली लाइन लिखी हुई है, एक दुकानदार माल खरीदते समय धोखे से 10% की बचत कर लेता है, इसका क्या मतलब है? इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, एक बार आप ध्यान से सुनना, जो मैं 3-4 लाइनें बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना। एक तो लाइन ये लिखी हुई है कि एक दुकानदार माल खरीदते समय धोखे से 10% की बचत कर लेता है, पहली लाइन। दूसरी लाइन है कि एक बेईमान दुकानदार माल खरीदते वक्त वजन में 10% की बेईमानी करता है। तीसरी लाइन है, एक बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त पैसों में 10% की बेईमानी करता है। चौथी लाइन है, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते वक्त या माल खरीदते वक्त 10% का फायदा कमा लेता है। इन चारों का मतलब एक ही है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वो खरीदते वक्त 10% की गड़बड़ी कर रहा हो या 10% का फायदा कमा रहा हो, वो बात बराबर होती है। फर्क होता है जब वो बेचते वक्त 10% का फायदा कमा रहा है या बेचते वक्त 10% वजन में बेईमानी कर रहा है, वो बात अलग अलग हो जाती है। अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको कंसेप्ट वाली वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए। चलिए सवाल को करते हैं। यहाँ पर मैंने बता दिया कि जब वो 10% की बचत कर रहा है तो इसका मतलब सवाल में ये बताया हुआ है कि दुकानदार माल खरीदते वक्त भी 10% का फायदा कमा रहा है और बेचते वक्त भी 10% का फायदा कमा रहा है। पहला तरीका है, हम करेंगे सवाल को एक्स वाई रूल से। ठीक है, एक्स वाई रूल से कर लेते हैं। एक्स वाई रूल में क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। ठीक है, एक फायदे को x मान लेते हैं, दूसरे फायदे को हम y मान लेते हैं। यहाँ वैल्यू रखेंगे। ठीक है, यहाँ वैल्यू रखेंगे, इनको गुणा करेंगे, एक्स वाई को गुणा करेंगे तो हमें मिल जाता है 100 और नीचे यहाँ 100। ठीक है, 10 और 10 होता है 20 और ये जमा 1 तो हमें मिल जाता है 21। और एक्स वाई रूल से जो हम सवाल करते हैं वो अपने आप में प्रतिशत में आंसर आता है। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो फायदा है, माइनस में आ रहा है तो नुकसान। तो दुकानदार का यहाँ फायदा हो गया 21% का। ठीक है, एक और तरीका है, एक और तरीका है, 4 तरीके से इस सवाल को हम कर लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि दुकानदार के पास अभी सामान खरीदने से पहले 100 रुपये हैं। ठीक है, सामान खरीदने और बेचने से पहले बिल्कुल शुरू में उसके पास 100 रुपये है। सामान खरीदने गया, 10% का उसने फायदा कमा लिया। 10% का फायदा होता है 11/10। ठीक है, 11/10, क्योंकि 110/100 आएगा, 0 से 0 कट गई। अब बेचते वक्त भी वो 10% का फायदा कमा रहा है, उसको भी हम लिखेंगे 11/10। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं।
इनको गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 121। ठीक है, 100 रुपये थे उसके पास, अब उसके पास कितने हैं? 21 रुपये। 121 रुपये हैं। 100 पे 21 रुपये का होना मतलब कि 21%, ये उसका फायदा हो गया। एक ये तरीका हमारे पास है, एक और तरीका हमारे पास है इसको सोल्व करने का। तीसरा तरीका और करेंगे। अब जो चौथा है जिससे हम सभी सवालों को करेंगे वो मैं चौथा तरीका कराऊंगा। अब तीसरे में क्या है, हम सीधा लिख सकते हैं कि उसको 2 बार 10% का फायदा हो रहा है। 10% का फायदा होने का मतलब होता है 11/10। 10 रुपये खर्च करके 11 कमा लिए, जो 1 रुपया कमाया वो इसका 10% हो गया। ठीक है, अगर ये नहीं समझ आया तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया, यहां से ये आ गया। खरीदते वक्त 10% का फायदा, बेचते वक्त भी 10% का फायदा। ठीक है, अगर 20 का फायदा होता तो उसके हिसाब से हम यहाँ लिख लेते। सोल्व कर लेंगे, यहां हमें मिलेगा 100 रुपये पर 121 का फायदा, मतलब कि 100 रुपये खर्च करके 121 कमा रहा है, तो 100 रुपये पर 21 रुपये का फायदा। अब 100 पे 21 का फायदा है तो यह प्रतिशत हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब जो चौथा तरीका है जिससे हम सभी सवालों को सोल्व करेंगे वो मैं यहाँ करा देता हूँ। ठीक है, बेईमान दुकानदार जो चैप्टर है, टॉपिक है हमारा, इसमें कोई भी कैसा भी सवाल आ जाए उन सभी सवालों को हम इस एक तरीके से सोल्व कर लेंगे। हमें लिखना है, हमें बस ये पता लगाना है कि दुकानदार के पास से क्या खर्च हुआ है और दुकानदार ने कमाया क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें ये देखना है। तो हम यहाँ सीपी और एसपी लिख लेंगे अपने अंदाजे के लिए। सीपी का मतलब कि दुकानदार ने क्या खर्च किया है या उसने क्या पे किया है। एसपी का मतलब कि उसने क्या कमाया है। अगर हमें यह पता लग जाता है तो हमें उसका प्रॉफिट पता लग जाएगा, है ना। ये ज्यादा है, ये कम है तो उसको लॉस हुआ है, ये ज्यादा है और ये कम है तो उसको फायदा हुआ है। ठीक है, अब इस सवाल में देखते हैं। यहाँ पर हमें 1 2 3 जितने भी हमारे पास कंडीशन होंगे उन सभी को हम लिखते जाएंगे और उनको हम रेशियो में लिख लेंगे। जैसे कि दुकानदार माल खरीदते वक्त धोखे से 10% की बचत कर लेता है, 10% का उसने फायदा कमाया है, मतलब कि ये 100 रुपये खर्च किए होंगे तो 110 कमा लिया होगा। तो मैं इसको 100 और 110 ना लिख के मैं इसको 10 और 11 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 10 और 11 ये रेशियो में आएंगे। बेचते वक्त भी उसका 10% का फायदा हुआ तो 10 और 11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। यहाँ हमें मिल जाता है टोटल सीपी 100 और इनको गुणा करेंगे तो एसपी मिल जाता है हमें 121। 100 रुपये खर्च करके 121 रुपये वो कमा रहा है, तो 100 पे उसने 21 रुपये कमा लिए, 21% का उसको फायदा हो गया। इस सवाल को मैंने 4 तरीके से कर दिया है और 21% हमारा आंसर आया है। अब जो बच्चे कहते हैं कि सर इसका आंसर 22 सही 2/9% क्यों नहीं आया, क्योंकि ये वो सवाल है ही नहीं जिसका ये आंसर आना चाहिए था। ये सवाल दूसरा है जिसका ये आंसर आना है। ये चेक करने के लिए आप ऑपरेशन वाली वीडियो देखिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन उससे दूर हो जाएगी। नेक्स्ट, यह कहता है कि बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर ही वस्तु को बेचने का दावा करता है, तो हम सीपी और एसपी लिख लेंगे। ठीक है, बेईमान दुकानदार का सवाल दिखते ही हमें सीपी और एसपी लिख लेना है। ठीक है, लिखने में टाइम वेस्ट हो तो मन में रख लेना, इधर हम सीपी की वैल्यू रखेंगे, इधर हम एसपी की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, वो कहता है कि क्रय मूल्य पर ही हम बेच रहे हैं, क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं, तो जितना हम रेट प्राइस यहाँ लिखेंगे उतना ही हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ 100 लिख दिया तो 100 यहाँ लिखूंगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो इसलिए लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करना। जब ये बात हो कि उतने ही मतलब कि क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है तो हमें यहाँ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगली लाइन वो कहता है कि 1 किलो के जगह पर 900 ग्राम वो देता है। अब यहाँ पर जब बात पैसों की हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना, कि भाई हम पहचान सकते हैं सीपी और एसपी क्या होगा।
लेकिन जब बात वजन में आ जाती है, वो 1 किलो की जगह पे 900 ग्राम अगर वो वजन तोल रहा है, तो ऐसे में सीपी और एसपी कैसे पता लगाएंगे? एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है, अभी भी बता देता हूं। अगर यहाँ समझ ना आए तो कंसेप्ट वाली वीडियो देख लेना, वहां मैंने अच्छे से बताया हुआ है। हालांकि यहाँ भी समझ आ जाएगा, एक छोटी सी बात है, समझने की बात है कि जब हम सामान लेने गए, उसने उसने 1 किलोग्राम की जगह हमें 900 ग्राम का सामान दिया है। तो दुकानदार के पास से क्या गया है? दुकानदार के पास से क्या गया है, क्या खर्च हुआ है? 900 ग्राम उसके पास से खर्च हुआ है। और उसने कमाया कितना है? 1000 ग्राम के हमसे पैसे ले लिए। तो उसने 1000 ग्राम के बराबर उसने हमसे पैसे कमाए हैं, है ना। सीपी और एसपी का यही मतलब होता है कि हमारी तरफ से खर्च क्या हुआ है, वो हमारा सीपी। मान लो मैं दुकानदार हूं, मेरी तरफ से खर्च क्या हुआ, वो मेरा सीपी। जो मैंने कमाया है वो मेरा एसपी हो गया। तो मैंने ग्राहक को 900 ग्राम वस्तु दी है, तो मेरी दुकान से सिर्फ 900 ग्राम वस्तु गई है, तो ये मेरा सीपी हो जाएगा। और ग्राहक ने मुझे पैसे कितने के दिए? 1000 ग्राम के, 1 किलो के पैसे दिए, तो ये मेरा एसपी हो जाएगा, ये मैंने कमाया है। ठीक है। अगर आपको पता हो कि 900 और 1000 का 900 ग्राम या कहो कि 1 किलो का रेशियो कितना होता है, तो हमें पता है सीधा ये होता है। तो हम इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास सीपी हो गया ये और एसपी हो गया ये। 9 रुपये खर्च करके 10 रुपये कमा रहा है। फायदा कितना हुआ? 1 रुपये का। ठीक है, 9 पे 1 रुपये का फायदा, प्रतिशत निकाल लेंगे। जिसको रेशियो पता है वो सीधा बता देगा कि सर इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, ये। और जिसको रेशियो नहीं पता वो भाग कर लेना, भाग करेंगे तो भी हमें यही मिलेगा। ये हमारा आंसर आ गया। हम ऐसे ही सीपी और एसपी से हम सभी सवालों को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 90 ग्राम का भार प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। ठीक है, सीपी और एसपी लिख लेंगे। सीपी और एसपी हमने लिख लिया। ठीक है, कहता है कि 20% के लाभ पर बेच रहा है। 100 रुपये में खरीदा, 120 में बेच दिया। यहाँ 100 लिखूंगा, यहाँ 120। तो उसकी बजाय मैं डायरेक्ट ही इनका रेशो लिख सकता हूँ। यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, रेशो लिखना है, यहाँ 100 लिखूँ या 120 लिखूँ, या फिर उसकी जगह पर 5 और 6 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी पता लग रहा है कि 20% का उसको फायदा हो रहा है। अब कहता है कि 1 किलो के स्थान पे 900 ग्राम देता है। वही बात आ गई, 1 किलो की जगह पे 900 ग्राम देता है, तो मैं यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10 लिख सकता हूँ। ठीक है। अब एक और मेन बात है कि हम इनको काट सकते हैं। देखो, अगर इससे ये कटता है ना तो मैं इसको काट सकता हूँ। ये नहीं कट रहा, अगर ये कट रहा है तो इससे मैं इसको काट सकता हूँ, इससे इसको भी, इससे इसको भी, और इससे इसको भी अगर कट रहे हो तो। ये नहीं कि इससे इसी को काटेंगे, इसको इससे इसी को काटेंगे। ठीक है, अगर कट रहे हो तो हम काट सकते हैं। देखो, 5 से इसको काट दिया, यहाँ आ गया 2। ठीक है, 3 से काट दिया 3 और यहाँ आ गया 2। ये आ गया हमारे पास 3 और यहाँ आ जाता है, इनको गुना करके लिख लेंगे, यहाँ आ गया 4। 3 रुपये खर्च करके 4 रुपये कमा रहा है, मतलब कि 3 पे 1 रुपया उसने कमाया, प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, जिसको ये रेशियो का ये जो भिन्न है, भिन्न के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में पता है, तो वो बता देगा कि सर इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, इतने प्रतिशत, या फिर मैं लिख सकता हूं ये प्रतिशत, है ना। या फिर नहीं पता तो 100 को 3 से भाग करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट।
देखिए, एक दुकानदार चीनी पर 25% हानि होने का दावा करता है तथा 1 किलो की जगह पर 750 ग्राम के भार का प्रयोग करता है। कुल लाभ हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, हमने देख लिया बेईमान दुकानदार का सवाल है, तो सीपी और एसपी लिख लेंगे। ये कहता है कि 25% का मुझे लॉस हो रहा है। 25% का लॉस होने का मतलब 100 यहाँ आएगा, 75 यहाँ आएगा, तो मैं इसको 4 और 3 भी लिख सकता हूँ, है ना। अगर हमारी प्रैक्टिस होगी तो हम डायरेक्ट 100 और 75 की जगह पर यहाँ 4 और 3 लिख सकते हैं। अब कहता है कि 1 किलो की जगह पर वो 750 ग्राम देता है, तो 750 यहाँ आएगा और 1 किलो मतलब कि 1000 ग्राम यहाँ आएगा, तो 750 और 1000 ग्राम का रेशियो होता है 3 और 4। ठीक है, आप करके देख लेना। 750 और 1000 का रेशियो, इसको हम काट देंगे, 25 से 3 आएगा और यहाँ 4 आएगा। ठीक है, अब सोल्व कर लेंगे। 4 से इसको काट दिया, 3 से इसको काट दिया, यहाँ 1 रह गया और यहाँ 1 रह गया। 1 रुपया उसने खर्च किया, 1 रुपया उसने कमा लिया, तो ना तो उसको फायदा हुआ और ना ही उसको नुकसान हुआ। अब इस एक ही तरीके से हम सभी सवालों को करते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट, देखिए यहाँ है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। 10% लाभ पर बेचने का मतलब 100 यहाँ आएगा, 110 यहाँ आएगा, तो उसको मैं 10 और 11 लिख सकता हूँ। अब कहता है कि वह वजन करने में 20% की कटौती कर देता है, मतलब कि 20% कटौती करके 80% हमें दे रहा है, तो 80 यहाँ आएगा, 100 यहाँ आ जाएगा। 100% के हमसे पैसे ले रहा है और 80% सामान हमें दे रहा है, तो यहाँ आएगा 80 और यहाँ आएगा 100। 80 और 100 को मैं लिख सकता हूँ 4 और 5। ठीक है, इसको काट देंगे, यहाँ आएगा 2। ठीक है, 2 को 4 से गुना करूंगा तो 8 आएगा और यहाँ आएगा 11। 8 रुपये खर्च करके 11 रुपये कमाए, 8 पे उसने 3 रुपये कमा लिए, प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। 4 से काटेंगे 2 आएगा, यहाँ आएगा 25, ये हो गया 75/2, हमें मिल जाता है 37.5%। ये हमारा आंसर आ गया। दुकानदार को हो गया इतना फायदा। ये एक जैसे सवाल जो अभी हमने किए हैं, हमें लग रहा है कि ये एक जैसे सवाल है। ठीक है, जितने भी सवाल होंगे उन सभी को हम इन्हीं तरीके से करेंगे। आने वाली वीडियो में थोड़े से अलग सवाल आएंगे। हमें हमें ये वाली जो है, ये रकम हमारे पास होगी, इनमें से कोई एक होगी और एक हमें निकालनी होगी। अगले पार्ट में हम उन सवालों को करेंगे और उससे अगले पार्ट में जो और थोड़े से एडवांस सवाल है उनको करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि सभी सवालों को हम इसी एक मेथड से सोल्व करते रहेंगे।